अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैमा शकूर फ्रॉम द डेम्स यूनिवर्सिटी। तो हमने मैकेनिक्स 2 का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है बीएस फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर के लिए। 7 लेक्चर्स हम ले चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, रिवीजन कर लेते हैं उसकी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए थे। हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसकी स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। फिर हमने उसे एक ऑब्जेक्ट लेकर समझा था कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर। फिर हमने उसका प्रूफ देखा था। अब यहाँ पर हमारे पास, मैंने आपको लास्ट में ही बताया था कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरह के थ्योरम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पीछे देखा था कि अगर हमारे पास एक्स वाई जी एक्सिस हैं और कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रही है तो उसका परपेंडिकुलर एक्सिस ये जी वाला होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो आई जी है वो टोटल सम होगा किसका? आई एक्स प्लस आई वाई का। इसी तरीके से अगर ये जो हम बॉडी है ये रोटेट करे वाई जी प्लेन में, तो इसका परपेंडिकुलर एक्सिस हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एक्स हो जाएगा। फिर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आई एक्स जो है वो आई वाई प्लस आई जी के इक्वल है। तो यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा। ये तो इसकी बेसिक स्टेटमेंट थी। फिर हमने इसी को प्रूव किया था। इसी तरीके से वाई जी प्लेन मैंने ले लिया, जी एक्स प्लेन भी हो सकता है, कोई भी प्लेन हो सकता है। जो थर्ड वन एक्सिस होगा वो उसका परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, और उसी परपेंडिकुलर एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास, उसी परपेंडिकुलर एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बाकी दो एक्सिस के सम के इक्वल होगा। जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन मेंशन की है, सेम उसी तरीके से। फिर हम इसी का हमने प्रूफ भी देखा था कि हम किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। हमने ये वाला जी वाला केस लिया था कि आई जी इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल किस तरीके से है। इसको हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें प्रूव कर लिया था। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। इसी से रिलेटेड हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो सेकंड थ्योरम है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई एक्सिस है, लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है, तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट का? इसका पैरेलल एक्सिस लेकर इस बॉडी को हम पैरेलली रोटेट करेंगे। कोई भी बॉडी है हम उसे पैरेलल एक्सिस में रोटेट करेंगे, तो हमें जो इनर्शिया मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगा। चलिए हम ये थ्योरम अब प्रूव करते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम नाम ही शो कर रहा है कि इसमें अब जो एक्सिस होगा वो पैरेलल होगा। मतलब अगर ये वाला एक्सिस जो है वो, लेट्स सपोज ये बॉडी है, और ये वाला जो एक्सिस जो है वो है सेंटर ऑफ मास का एक्सिस। मतलब ये सेंटर है, पूरी बॉडी का जो मास है ये उसका सेंटर है, और ये वाला जो एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर ऑफ मास के एक्सिस को। वर्टिकल वाला हम ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो पैरेलल एक्सिस होगा वो ये वाला होगा, या इधर ले लें आप या इधर ले लें। तो ये वाले जो दोनों एक्सिस होंगे ये पैरेलल एक्सिस होंगे। तो किस तरीके से बॉडी जो है ये इन एक्सिस पर रोटेट करेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें प्रोवाइड करेगी, ये हम प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर मैंने वर्टिकल लिया है, जरूरी नहीं है कि आप वर्टिकल लें। लेट्स सपोज ये बॉडी है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सी का मैं इसे नाम दे रही हूँ, और ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो आप पैरेलल एक्सिस इस साइड पर भी ले सकते हैं, इस साइड पर भी। मतलब हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं आप एक्स के अलोंग, और वर्टिकल भी ले सकते हैं आप वाई के अलोंग। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। मैंने y के अलोंग लिया है, तो हम ये वाला केस लेकर चलेंगे, वर्टिकल वाला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी स्टेटमेंट करते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें कहता क्या है। नेम से तो शो हो रहा है कि पैरेलल एक्सिस है, जो एक्सिस है वो पैरेलल होगा इसमें। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यहाँ पर, जो इसकी बेसिक स्टेटमेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस, कौन सा एक्सिस होगा ये? दैट इज पैरेलल टू द सेंटर ऑफ मास। अब ये वाला हमारा जो एक्सिस है, जो पैरेलल एक्सिस है, ये हमें क्या कह रहा है? यहाँ तक जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि अगर ये कोई भी एक बॉडी है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है, सी का मैं इसे नाम दे रही हूँ, इसके पैरेलल, पैरेलल मतलब अगर ये वाला इसका एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आ गए हमारे पास,
इसके पैरेलल एक्सिस हम दो तरीके से ले सकते हैं, या तो ये वाला ले लें या हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लें, ये वाला ले लें। तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस दैट इज पैरेलल टू द सेंटर ऑफ मास के पैरेलल हो इज ऑलवेज इक्वल, किसके इक्वल होता है, इक्वल टू द सम ऑफ सेंट्रल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब इस एक्सिस का, यहाँ पर जो हमने सी सेंटर ऑफ मास लिया था, इस एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके, और जो हमारे पास एक टर्म आएगी यहाँ पर एम डी स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पर एम क्या है, ये टोटल मास है ऑब्जेक्ट का, डी क्या है, जो हम एक्सिस लेंगे, लेट्स सपोज ये सी वाला एक्सिस है, इसके पैरेलल एक्सिस मैंने ये वाला ले लिया, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे हम डी कहेंगे। अब ये वाला जो डिस्टेंस है इनके एम डी स्क्वायर और प्लस इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। मैथमेटिकली हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास टोटल इनर्शिया है वो इक्वल है किसके, आई सी का मतलब इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ये वाला आ गया हमारे पास, प्लस एम डी स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पर पढ़ी है कि हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पैरेलल एक्सिस का, ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल एक्सिस का ये वाला, और ये जो आई सी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंट्रल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस एम डी स्क्वायर, एम इज द टोटल मास, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एक्सिस एंड द पैरेलल एक्सिस दैट यू चूज इन दिस केस। तो यहाँ पर हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी हमने देख ली। इसका मतलब है कि हमने इस केस में प्रूव करना है इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कि आई जो है वो इक्वल है आई सी प्लस एम डी स्क्वायर के। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं थोड़ी सी अरेंजमेंट हम के हमारे पास। In order to prove this theorem, we consider that an object of mass m, हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका जो मास होगा वो m होगा, वो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सी होगा, उसका मतलब एक ऑब्जेक्ट है, इसका टोटल मास m है और इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये सी हो जाएगा आपके पास। एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सी, इस सी पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे हम नाम देंगे आई सी का, और इसको हमने शो किया है फिगर में। यहाँ पर देखें, नेक्स्ट फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। अब ये जो है हमारे पास, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अब यहाँ पर ये वाला एक्सिस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी पर लिया हुआ है, ये जो सी है ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, सी पर मैंने एक्सिस लिया हुआ है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज से रिप्रेजेंट किया है मैंने, आई सी से, ये जो यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है। दूसरा मैंने यहाँ पर मैंने कहा था या तो हम इस साइड पे पैरेलल ले लें या इस साइड पर ले लें, मैंने किस साइड पर लिया है, मैंने लेफ्ट साइड पर पैरेलल एक्सिस लिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास एक पैरेलल एक्सिस जो मैंने खुद ही से चूज कर लिया, इसका पैरेलल एक्सिस मुझे यहाँ पर मिल गया। अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है हमारे पास, इसको इस पैरेलल एक्सिस को मैंने नाम दिया है पॉइंट ए का और पॉइंट बी का, ताकि मैं नेक्स्ट में जब कैलकुलेशन में बताऊं पैरेलल एक्सिस को तो मैं ए बी से मेंशन कर दूं और आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ए बी से आपको पता चल जाएगा कि ये जो एक्सिस है ये हमारे पास पैरेलल एक्सिस है जो हमने खुद चूज किया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि हमने इतनी अरेंजमेंट तो देख ली, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो डी है, स्मॉल डी। तो इतनी जो अरेंजमेंट हम देखेंगे, इसको हमने लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था और उससे पहले हमने जितने भी केसेस कंसीडर किए हैं उसमें हमने क्या देखा है कि जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास तो हमने बाकियों में नहीं लिया था, ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक पॉइंट लेते थे पी, और इस जब हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाते थे तो हम उस पॉइंट पी की रोटेशन भी कंसीडर करते थे, और हम पॉइंट पी की रोटेशन से जो कैलकुलेशन करते थे वही हम अप्लाई कर देते थे उस बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के ऊपर। मतलब अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं कोई एक पॉइंट ले लूं, ए बी सी कोई भी एक पॉइंट ले लूं, मैं उसकी रोटेशन को ऑब्जर्व करूं, जैसे ही ये बॉडी रोटेट करती है इसी की रोटेशन के साथ साथ उस पॉइंट की रोटेशन को ऑब्जर्व करूं, तो जो मुझे कैलकुलेशन मिलेगी वो मैं उसको सम अप करके
सारे पॉइंट्स के लिए बता सकती हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के जो सारे पॉइंट्स हैं वो इसी के जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पॉइंट का, सारे पॉइंट भी इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मूव कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि इसी केस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P, ये हमारे पास एक पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट P है इसका मैं मास कंसीडर कर लेती हूँ कि स्मॉल m इसका मास है। ये मैंने एक ही पॉइंट का मास लिया है और पॉइंट अभी कंसीडर नहीं किए। जब मैनी पॉइंट हो जाएंगे तो हम यहाँ पर समेशन m अप्लाई कर देंगे। अब ये जो पॉइंट P है हमारे पास जिसका मास m है, ये C से मतलब सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस x पर पड़ा हुआ है, मतलब जो उसकी पोजीशन है वो x के साथ मैंने मेंशन की हुई है। अब इसी को मैंने फिगर आपको समझ आ गई, इसी को मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है कि लेट अस कंसीडर द पैरेलल एक्सिस एज AB मैंने शो किया है, ये वाला एक्सिस हमारे पास पैरेलल एक्सिस आ गया अराउंड विच वी आर टू रोटेट दी होल बॉडी। अब ये वाला जो एक्सिस है इसी के ऊपर हम रोटेट करेंगे होल बॉडी को। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर कि हमने रोटेट करवाया होल बॉडी को। इसी के साथ साथ हम कंसीडर करेंगे कि कोई पॉइंट है P जिसका मास है हमारे पास m ऑन दिस बॉडी एट पोजीशन x पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास C से सेंटर ऑफ मास जो है हमारे पास C उससे पॉइंट P x के डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है। तो हमने क्या किया कि उसका जो मास था, एक पॉइंट का मास हमारे पास m था, अगर बहुत सारे पॉइंट आ जाए हमारे पास तो m1 m2 अप टू सो ऑन, और इसे मैं इक्वल कर दूं समेशन m के सारे पॉइंट के लिए आ जाएगा। और यही जो समेशन m है सारे पॉइंट्स का मास अगर हम ले लें तो इसका मतलब है ये हमें टोटल ऑब्जेक्ट जो हमने कंसीडर किया था उसका मास प्रोवाइड कर रहा है। तो ये मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट करती हूँ, मतलब समेशन M जो है इसे हम ले लेते हैं कैपिटल M के इक्वल। कैपिटल M रिप्रेजेंट कर रहा है होल ऑब्जेक्ट को के मास को। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। वी फर्स्ट फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। किस पॉइंट पर? पॉइंट P का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, लेकिन पैरेलल एक्सिस AB से फाइंड आउट करना है हमने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, हमें पता है, हम पिछली कैलकुलेशन में पढ़ आए हैं कि I इज इक्वल टू mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है। तो अब ये जो r है बेसिकली ये क्या है, जो हमने फिगर में एक्सप्लेन किया कि अगर मैं पॉइंट P का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करूं कहां से, AB एक्सिस से, तो इसका मतलब है जो पॉइंट P था वो कितने डिस्टेंस पर पड़ा हुआ था, x पर, और जो पॉइंट C था वो कितने डिस्टेंस पर था, वो D पर था। किससे? अपने पैरेलल एक्सिस से। कौन सा था वो पैरेलल एक्सिस? AB। इसका मतलब अगर मुझे AB से इस पॉइंट P का डिस्टेंस लेना है तो x प्लस D जो होगा ये मुझे टोटल प्रोवाइड करेगा R की वैल्यू। तो ये जो मैंने x प्लस डी इसमें इक्वेशन 4 में मेंशन किया, कि मैंने पिछली जो फिगर है उसी को देखकर मैंने मेंशन किया है कि जो पॉइंट P है वो अपने पैरेलल एक्सिस AB से कितने डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पर आपको समझ आ गई कि R की वैल्यू हमारे पास x प्लस डी किस तरीके से आई है। अब मैं क्या करूंगी कि ये जो R की वैल्यू है इसे यहाँ पर पुट कर देती हूँ। जो इक्वेशन 4 है मेरे पास इसे मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन 3 में, तो मुझे मिल जाएगी इक्वेशन 5। यहाँ पर देखें जस्ट R की जगह मैंने x प्लस डी होल स्क्वायर पुट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ये तो थी एक पार्टिकल के लिए, मतलब पॉइंट P के लिए। जब हम मैनी पार्टिकल ले रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स ले उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मैंने इसी इक्वेशन में जस्ट समेशन अप्लाई कर दिया। बाकी जो हमारे पास इक्वेशन है वो एज इट इज है। अब आपको पता चल रहा है कि ये वाली जो टर्म है ये बन रही है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले को खोल देते हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट में इक्वेशन नंबर 7 में देखें मैंने यही किया, x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया आपके पास। अब ये पूरी जो टर्म है आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रही है इस समेशन m से। तो हमने क्या किया, इस समेशन m को मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी टर्म के साथ। हमारे पास आ गया समेशन m x स्क्वायर समेशन m d स्क्वायर प्लस समेशन m 2x d। इक्वेशन नंबर 8 आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर मैं ये जो इक्वेशन नंबर 8 आई है मेरे पास, इसकी जो सारी फैक्टर्स है मेरे पास, सारी जो टर्म्स हैं इन्हें मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगी, इसे मैं अलग डिस्कस करूंगी।
इसे अलग डिस्कस करूंगी और इसे अलग डिस्कस करूंगी। फिर उसकी जो वैल्यूज आएंगी मेरे पास उसे मैं वापस पुट कर दूंगी इस इक्वेशन 8 के अंदर, तो मुझे फाइनल वैल्यू मिल जाएगी जो हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट है वो। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया था। इस फैक्टर को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम फिगर का मतलब है जो हमने पीछे फिगर ली है उस फिगर की बात कर रही हूँ। दिस इज द सेंट्रल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये सेंट्रल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? आपने देखा था कि जो हमारे पास एक्सिस था ए बी वाला एक्सिस, वो जो एक्सिस था वो सेंटर ऑफ मास से सी से कितने डिस्टेंस पर था? वो था डिस्टेंस डी पर पड़ा हुआ। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट्स की, तो समेशन एम एक्स का स्क्वायर, इसका क्या मतलब होगा कि सी से एक हमारे पास था सी से हमारे पास जो पॉइंट थे पॉइंट पी, वो कितने डिस्टेंस पर था? वो एक्स पर था। इसका मतलब यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बात कर रहे हैं एम एक्स स्क्वायर की, ये इस पॉइंट पी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रल पॉइंट। तो इसको मैं कह सकती हूँ ये जो इनर्शिया है सेंट्रल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसे मैं आई सी का नाम दे सकती हूँ। तो मैं अब जब वापस इसमें इक्वेशन में 8 में पुट करूंगी वैल्यू, इसकी जगह पर मैं पुट करूंगी आई सी जस्ट ओनली। अब हमारे पास क्या आ गया? नेक्स्ट में सेकंड टर्म आ गई हमारे पास समेशन एम डी स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। समेशन एम डी स्क्वायर, समेशन एम का मतलब है कि पूरा जो आपके पास पॉइंट है उन सब का सम, मतलब इसको तो मैंने कैपिटल एम लिख दिया। डी स्क्वायर मेरे पास क्या है? ये वाला डिस्टेंस था। तो अब यहाँ पर अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि समेशन एम तो इधर भी था, यहाँ हमने कैपिटल एम क्यों पुट नहीं किया? ये समेशन एम जो आपका है वो एक्स के लिए है। एक्स आदि ऑब्जेक्ट का आपको बता रहा था, मतलब एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये सी है, ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी से यहाँ तक जितने ऑब्जेक्ट आएंगे, पॉइंट्स आएंगे, ये उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बता रहा था, उनका मास बता रहा था, टोटल ऑब्जेक्ट का मास नहीं बता रहा था। फिर हमने देखा कि हमारा पैरेलल एक्सिस इधर था और यहाँ पर डी था। अब डी वाली जो टर्म है ये पूरे बॉडी के पॉइंट्स को इंक्लूड कर रही है अपने अंदर, इसलिए मैंने डी वाली टर्म में कैपिटल एम को रिप्लेस कर दिया और डी स्क्वायर मेरे पास एज इट इज आ गया। इक्वेशन 10 में मैंने मेंशन कर दिया कि जो समेशन एम है इक्वेशन 9 में ये कैपिटल एम के इक्वल है। अब इक्वेशन 8 में ये टर्म भी हमने देख ली, इस टर्म की जगह हमारे पास क्या आएगा? कैपिटल एम डी स्क्वायर। इस टर्म को अब सॉल्व करते हैं। अब ये जो टर्म है हमारे पास समेशन एम टू एक्स डी, इसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन 11 का नाम दिया हुआ है। इसे सॉल्व करते हैं। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि 2 भी आपके पास कांस्टेंट है, डी जो है ये तो हमारे पास था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट सी से इस सेंट्रल एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। तो हम पढ़ रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हम इसको बाहर ले आते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समेशन एम एक्स है हमारे पास, इसका क्या मतलब है कि आपके जितने भी पॉइंट्स थे समेशन एम एक्स, उन सब का सम हमने ले लिया और उनकी पोजीशन हमने ले ली। अब हम बात कर रहे थे रोटेशन की। जब पार्टिकल जो है वो रोटेट करेगा, जो पॉइंट पी है जो पहले इस पॉइंट पर था, अब इस पार्टिकल ने रोटेट किया, लेट्स सपोज ये पॉइंट पी इधर आ गया, इसका मतलब पहले ये प्लस x1 पर था और अब ये आ गया है माइनस x1 के ऊपर। अब जब ये माइनस x1 के ऊपर आ गया तो मैं इसी इक्वेशन को कैसे मेंशन करूंगी? ये वाली जो टर्म है मेरे पास ये वाली, इसे मैं कैसे मेंशन करूंगी कि समेशन एम एक्स वन मतलब प्लस वाला, फिर माइनस समेशन एम एक्स वन नेगेटिव वाला हमारे पास आ गया, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा? जीरो फैक्टर मिल जाएगा इस टर्म में। तो अब यहाँ पर देखें ये जो जीरो मुझे मिल गया है, हमने इक्वेशन 2d समेशन 2d mx को सॉल्व किया हमने और वो इक्वल आ गया 14 इक्वेशन के जो जीरो के इक्वल है। तो इसका मतलब अब मैंने जितनी भी इक्वेशन फाइंड आउट की हैं 15, 9, 8, इनको मैं पुट कर देती हूँ 8 के अंदर। तो देखें मेरे पास आ गया आई सी प्लस एम डी स्क्वायर प्लस जीरो और ये इक्वेशन प्रूव हो गई। I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर के टोटल जो इनर्शिया है पैरेलल एक्सिस के लिए वो सेंट्रल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस टर्म के इक्वल होता है। यही हमारी स्टेटमेंट थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जो प्रूव हो गई।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।